नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम उच्च स्तरीय हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। तो इसी क्रम में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी कर रहे हैं हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से। इसके अंतर्गत हम द्विवेदी युग को पढ़ रहे थे। द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनके नाम के आधार पर इस काल का नामकरण द्विवेदी युग किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में पूर्णतः जानकारी हमने कल की कक्षा में प्राप्त कर ली थी। उसके आगे की जो जानकारी है वहाँ से आज की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। जो भी परीक्षार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पूरी पुस्तकें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो कृपया करके हमारे दोनों चैनल हिंदी नाट्यशाला प्लस दूसरा चैनल हिंदी बुकशाला, दोनों की प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। द्विवेदी युग जब अपने पूरे वैभव पर था, उस समय भी ब्रजभाषा काव्य की एक धारा चली आ रही थी। अब आप देखिए, स्पष्ट रखिए, ऐसा नहीं है कि भारतेंदु युग के बाद जब काव्य के रूप में खड़ी बोली को स्वीकृत किया गया द्विवेदी युग में, तो ऐसा नहीं है कि ब्रजभाषा में काव्य रचना समाप्त हो गई। नहीं, एक धारा चल रही थी जिसमें भक्ति और रीति काव्य के अवशिष्ट संस्कार देखे जा सकते, यानी जो बच गए, जो शेष रह गए। इस प्रवृत्ति का श्रेष्ठतम रूप जगन्नाथ दास रत्नाकर में मिलता है। अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सत्यनारायण, कवि रत्न, लाला भगवान दीन और राय देवी प्रसाद पूर्ण। जगन्नाथ दास रत्नाकर का तो उद्धव शतक फेमस है, ब्रजभाषा का है आधुनिक काल का। आगे चलकर हरदयालु सिंह, जिनका महाकाव्य दैत्य वंश अपने विधान में अच्छा बन पड़ा है। रत्नाकर में भक्ति और रीति के तो संस्कार हैं ही, पर उनकी शैली में एक ऐसी नई भंगिमा है जो रीतिकालीन ब्रजभाषा काव्य में आगे कुछ जोड़ती है। भारतेंदु ने ब्रजभाषा काव्य को परंपरागत रूप में स्वीकार किया था। आधुनिक स्वर उनके गद्य में फूटा। रत्नाकर के यहाँ विचारों की आधुनिकता न थी, पर उन्होंने शताब्दियों से चली आती ब्रजभाषा कविता के विधान को एक नया संस्पर्श दिया। अंग्रेजी साहित्य का अच्छा परिचय होने के कारण रत्नाकर बीए थे, जिस उपाधि के लिए तब अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन अनिवार्य था। उनके रीतिकालीन संस्कारों में परिवर्तन आया। यह अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव जैसी बात नहीं, भाव यह है कि अंग्रेजी साहित्य की विशाल परंपरा से उनका साक्षात्कार होने पर एक समर्थ, प्रतिभाशाली, आत्मविश्वासी रचनाकार की टकराहट एक दूसरी विकसित काव्य परंपरा से हुई, और इस टकराहट में से जो नई रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसने रत्नाकर के रीतिकालीन संस्कारों को एक नई क्षमता प्रदान की। देखिए, थोड़ा सा ये भी ध्यान दें कि रत्नाकर के यहाँ विचारों की आधुनिकता न थी, पर उन्होंने शताब्दियों से चला आ रही ब्रजभाषा कविता के विधान को एक नया संस्पर्श जरूर दिया। इस मान्यता को स्पष्ट करने के लिए रत्नाकर के खंड काव्य उद्धव शतक, देखिए प्रश्न यहीं से बनता है ना, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ व्याख्या अपेक्षित है, जो कवि की श्रेष्ठतम रचना के रूप में ख्यात है। हिंदी काव्य के इतिहास में ब्रज की गोपियां और राधा की परिकल्पना समय के एक लंबे विस्तार में विकसित हुई है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश को जोड़ लेने पर यह परंपरा और लंबी हो जाती है। इस पूरे विस्तार में गोपियों के विविध चित्र हमारे सामने आते हैं, उनकी आशा, उत्कंठा, खीज और निराशा का रूप, और इसे व्यक्त करने के लिए मनुहार, उपालंब और आग्रह की शैली, व्यंग्य और कटुक्तियों का पुट अलग अलग कवियों में अलग अलग ढंग से मिलता है। गोपियों की परिकल्पना के इस लंबे क्रम में रत्नाकर ने अपने ढंग से एक छोटा पर वर्तमान संदर्भ में गुणात्मक अंतर उपस्थित किया है। सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग
रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग वैदग्य है वह समूची भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। सूर का भ्रमर गीत में क्या था? भावुकता। और नंददास के भंवर गीत में क्या था? तार्किकता, है ना। कहा भी है ना शुक्ल ने कि सूर की गोपियां भावुक हैं और नंद की गोपियां तार्किक हैं। लेकिन रत्नाकर की गोपियों में क्या है? वाग वैदग्य है, जो इसको एक नया रूप देता है। यह वाग वैदग्य गोपी उद्धव संवाद की एक नई शैली भर नहीं है, इससे गोपियों के व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास भाव के उदय की सूचना मिलती है। उद्धव शतक की गोपियां कहती हैं, और हो उपाय कहते सहज सुढंग ऊधो, सांस रोकिवे को कहा जोग ही कुढंग है। कुटिल कटारी है अटारी है उतंग, अति जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है। कहती है कि सांस रोकने के और भी तो तरीके हैं, जब मरना ही है तो वो योग की उनको शिक्षा दे रहे हैं, निर्गुण की योग करो, साधना करो। तो सांस रोक के जबरदस्ती मरने का क्या जरूरी है क्या? और भी तो ढंग है, जोगी क्या उनसा कुढंग तुमने अपनाया, और भी तरीके हैं। इन पंक्तियों के वाग वैदग्य में हास्य, बौद्धिक प्रखरता, गंभीरता, तटस्थ था और संतुलन का ऐसा अनोखा सामंजस्य जो उद्धव शतक की रचना संवेदना को मध्यकालीन भावावेग के काव्य से बलपूर्वक अलग कर लेता है। रत्नाकर के व्यक्तित्व में इस वाक वैदग्य, विट के विकास और परिष्कार में अंग्रेजी साहित्य के गहरे संपर्क ने योग दिया हो, यह स्वाभाविक लगता है। 18वीं शती के इंग्लैंड के पूरे चरित्र को प्रतिफलित करने वाले पोप का आदर्श था, ट्रू विट इज नेचर टू advantage dressed, what oft was thought but never so well expressed। रत्नाकर का अनुवाद इस प्रकार है। समालोचन दर्शन, साची कला कुशलता, अति मनोरंजन खारी, है सजीव सब साज, प्रकृति शोभा उपकारी, भयोपूर बहु जो चिंतित, बहुधा मन नाही, या सुघराई सो पाए प्रकाश पर नाही। समालोचनादर्श ग्रंथ है, इससे ली पंक्तियां। और यह केवल संयोग नहीं कि रत्नाकर ने पॉप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, है ना, का अनुवाद क्या नाम से किया? समालोचना दर्शन। इस चुनाव में कवि की रचना संवेदना स्पष्ट झलकती है और यही रत्नाकर के रीतिकालीन संस्कार और 18वीं शती के अंग्रेजी साहित्य में वाक वैदग्य के बीच रचनात्मक संपर्क की प्रक्रिया देखी जा सकती है। रत्नाकर के 3 ग्रंथ हैं और तीनों पूछे जाते हैं। रत्नाकर का गंगा अवतरण पूछा जाएगा। अब 3 हो गए, एक तो हो गया इनका उद्धव शतक। पहला ग्रंथ कौन हो गया इनका? उद्धव शतक, ठीक है। दूसरा हो गया गंगा अवतरण और तीसरा आलोचनात्मक, वो जो अनुवाद किया है ना उन्होंने पोप के, उसका ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श। रत्नाकर का गंगावतरण और समालोचना दर्श रोला छंद में लिखे गए हैं, पर कवि का विशेष रूप से प्रिय छंद कवित्व है। तो पूछ ले गंगावतरण और ये समालोचना दर्श रोला छंद में, लेकिन कवित्व में उद्धव शतक में रोला छंद नहीं है। अपना समूचा काव्य पूरी निष्ठा के साथ ब्रजभाषा में लिखने और ब्रजभाषा के 2 शीर्षस्थ कवि सूरदास और बिहारी का पाठ संपादन करने वाले कवि रत्नाकर ने मानो काव्य भाषा के नए आधार का स्वागत करने के लिए 2 कवित्व खड़ी बोली में लिखे हैं। ये संयोग से अधिक है कि ये छंद नए प्रातःकाल और चैतन्य के जागरण के अभिनंदनार्थ लिखे गए। प्रथम छंद का उत्तरांश इस प्रकार है। इन्होंने क्या 2 कवित्व खड़ी बोली में भी लिखे, क्योंकि सब लोग लिख रहे थे, चलो भैया हम भी लिख दें। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहारा कुबुद्धि का चिर स्थित हटाता है। भावी भव्य सुभग सुखद सुमनावली का गंधी गंध वाहक सुगंध लिए आता है। भारतेंदु के बाद हिंदी कविता की ये कई धाराएं हमारे सामने आती हैं। पारंपरिक ब्रजभाषा काव्य धारा जो भारतेंदु में थी, भारतेंदु मंडल में थी। फिर अनुशासन की धारा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके मंडल में थी। स्वच्छंदतावादी धारा श्रीधर पाठक वगैरह में देखने को मिली इनकी काव्य धारा। स्वच्छंदतावादी और अनुशासन धाराओं में जो राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही थी, स्वच्छंदतावादी और अनुशासन धाराओं में जो राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही थी, वो अधिक प्रबल रूप में
कुछ कवियों के व्यक्तित्व में प्रभावित होती दिखाई देती है। इस वर्ग के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को आप किस नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा, है ना। एक भारतीय आत्मा, इनको क्या कहते हैं, इतना बढ़िया इन्होंने लिखा है कि इनको एक भारतीय आत्मा कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का नाम प्रमुख है। अन्य रचनाकारों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और आगे चलकर रामधारी सिंह दिनकर का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन राजनीति में भी सक्रिय रहे। स्वच्छंदतावादी कवियों, विशेषतर रामनरेश त्रिपाठी में विद्रोह का जो हल्का रूप चित्रित हुआ, वह इन कवियों में तीव्र स्वातंत्र्य कामना, खुले विद्रोह और क्रांति के आह्वान में बदल जाता है। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त तथा उनके अन्य सहयोगी कवियों में जो गांधीवादी राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई थी, वह इस प्रमुखतः राष्ट्रीय धारा के कवियों में और उग्र हो उठती है। यौवन का उन्माद, आत्मोत्सर्ग और देशभक्ति के तत्व। सुभद्रा कुमारी चौहान है ये तो डायरेक्ट लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। एक दूसरे में ऐसे घुल मिलकर एक नए प्रकार के ओज को जन्म देते हैं। भाषा और छंद का अनुशासन ऐसे में ढीला पड़ जाए तो यह स्वाभाविक है। कुछ अन्य कवि जैसे गोपाल शरण सिंह, सियाराम शरण गुप्त तथा सोहनलाल द्विवेदी गांधी विचार के सामान्य प्रभाव में भी लिखते रहे। गांधीवादी कौन कौन है? गोपाल शरण सिंह, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त। इनका भावात्मक संबंध द्विवेदी वृत्त से अधिक रहा। बाद के कवि हैं लेकिन भावनात्मक रूप से उसी वृत्त या मंडल कह लें उससे ये जुड़े रहे। द्विवेदी युगीन गद्य का पोषण अधिकतर पत्रकारिता और निबंध कला से हुआ। देखिए, भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाएं खूब निकली और नाटक नाटिकाएं बहुत लिखी गईं, लेकिन द्विवेदी युग में क्या हुआ? निबंध कला और पत्रकारिता, इन दोनों के प्रबल संस्कार भारतेंदु वृत्त के लेखकों जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र के समय से ही चले आ रहे थे। इस युग में आकर निबंध केवल साहित्यिक शैली का निदर्शन न होकर गंभीर चिंतन का स्वतंत्र कला माध्यम बना, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बाल मुकुंद गुप्त के लेखन में मिलता है। और शुक्ल ने इनकी तारीफ की भी है कि ये सबसे अच्छे निबंधकार यही है ना। उत्तरोत्तर प्रखर होती राजनीतिक चेतना, जहां तक सीधे रूप में नियम कानून के भीतर व्यक्त की जा सकती थी, वहां तक तो पत्रकारिता में उसका समावेश होता था। उसके आगे गहरे व्यंग्य और निर्भीक कटाक्ष के रूप में वह निबंध कला में अभिव्यक्ति पाती थी। यह पत्रकारिता और निबंध एक दूसरे के सहयोगी और पूरक के रूप में विकास कर रहे थे। फिर आचार्य द्विवेदी के अनुशासन में इन माध्यमों ने गद्य का व्याकरणिक शुद्धता की ओर अपेक्षा सजग दृष्टिकोण अपनाया। इस युग में एक शब्द के स्वरूप अस्थिरता अनिस्थिरता को लेकर बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच जो विवाद चला, जिसमें उस समय के कुछ अन्य लेखकों ने भी शिरकत की, वह इस बात का प्रमाण है कि खड़ी बोली गद्य का रूप व्यस्क हो चला था और उसकी पहचान बन गई थी। उसमें से रिमोट दो बेटा रोज में से। तो ये जो अस्थिरता और अनिस्थिरता वाला ना, ये प्रश्न भी पूछा हुआ, शुक्ल की बुक में इसको विस्तार से दिया हुआ है। पूरी बुक में जिसमें जो भी संदर्भ आए, जैसे अभी जो बाल मुकुंद गुप्त के विषय में कहा गया, ये सब शुक्ल ने कहा है ना। मतलब जो शुक्ल ने अपना जो रिसर्च किया है उसकी उनकी जो बुक है ना, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो कृपया करके ये वाला टॉपिक जो है ना द्विवेदी युग का, ये आप शुक्ल की बुक से भी ज़रूर पढ़ना, तो बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रकरण नहीं बताया है, केवल हल्का सा उनकी हल्की सी झलक दे दी गई है कि ऐसा हुआ था, बाल मुकुंद गुप्त इसलिए सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन शुक्ल ने इस पर अच्छा लिखा और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पंक्ति एकदम से, क्योंकि शुक्ल को पढ़ाए भी समय हो गया है, मुझे भी याद नहीं आ रही है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा। उसको ऊपर ही रख दो बेटा, अंदर मत रखो। उसकी पहचान बन गई। कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, जिससे उस समय के कुछ अन्य लेखकों ने भी शिरकत की, वह इस बात का प्रमाण है कि खड़ी बोली गद्य का रूप व्यस्क हो चला था और उसकी पहचान बन गई थी।
आधुनिक काल के 3 आरंभिक लेखक अपनी प्रकृति और लेखक में जितना जिंदा दिल थे, विडंबना यह थी कि अपेक्षाकृत अल्पायु में ही वे नहीं रहे। तो अब ये बाल मुकुंद तथा अन्य जो गद्य लेखक हैं, इस टॉपिक को, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसको कल हम प्रारंभ करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए पढ़ेंगे। आज रत्नाकर और उनसे संबंधित उनके आसपास के जो भी कवि उस समय रचना कर रहे थे उनके विषय में हमने जाना। अच्छा देखिए, ये है यहाँ पर, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, शुक्ल ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति लिखता था, ये बाल मुकुंद गुप्त नहीं। जब क्या हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया और बाल मुकुंद गुप्त ने खूब विरोध किया उस बात का। तो सबसे ज़्यादा बाल मुकुंद गुप्त के आक्रमणों का स्वयं लक्ष्य बने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था और वो बाल मुकुंद गुप्त। तो नेट की परीक्षा में ये पूछा हुआ है, इसलिए हाईलाइट कर रखा है मैंने। अब आगे समझेंगे कल। पूर्व के वीडियो प्लेलिस्ट से आप ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख तो खूब सारे लोग रहे हैं वीडियोस को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कारण मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उसका क्या कारण है। क्योंकि पूरी किताब तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन वगैरह कोई ना कोई बीच में छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो नियमित आप लोग रहें। बाकी अन्य कोई मन में संशय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।